चलो, कौन सा न्यूमेरिकल लास्ट में किया था? बोली ने पुल नहीं करी, आंखों देखा दिन पुल करी थे। ये सब हो गया? ये हुआ कि नहीं हुआ? एक महीने घर से आपको एक करवाना है और बाकी सब घर से दिया था, है ना? ये वाला करवाना है मुझे। ओके, पे लोड इज अ डिफाइंड एज अ, नहीं चलेगा। पे लोड इज अ डिफाइंड एज अ difference between the mass of displaced air and the mass of balloon. देखो, पेलोड किसको बोलते हैं? डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, जो एयर डिस्प्लेस होने वाली है वो, और दूसरा क्या है? मास ऑफ बलून। मास ऑफ बलून एंड डिस्प्लेस एयर के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलने वाले हैं? पेलोड। कैलकुलेट द पेलोड when a balloon of radius 10 meter 100 kilogram mass is filled with the helium at a 1.66 bar at a 27 degree Celsius. ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है? पेलोड। अगर बलून का रेडियस कितना हो? 10 मीटर, कितना मास हो उसका, और उसको हीलियम से फिल कर दिया गया हो एट द विच डिग्री, सॉरी विच प्रेशर 1.66 बार प्रेशर 27 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी है पर मीटर क्यूब। ओके, 1 मीटर क्यूब अगर एयर है तो उसका डेंसिटी कितना होगा, मतलब उसका मास कितना होगा? 1.2 किलोग्राम। आर मतलब 0.083 बार, वो क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चलो, एक कितने तक सेट होगा? तो बार है, चलेगा। और लीटर है, अगर हम वॉल्यूम लीटर में ले या किस में ले? डेसीमीटर क्यूब में, तो ये चीज हमें अप्लाई कर सकते हैं। आया समझ में? आया ना? ओके, कैलकुलेशन ऑफ बलून्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस कितना है? 10 मीटर। रेडियस कितना है? 10 मीटर। ओके, अगर रेडियस 10 मीटर है तो उस बलून का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो 4/3 22/7। आर कितना है बेटा? 10, तो 10 का क्यूब होगा। नाउ व्हेन यू डू कैलकुलेशन कैलसे सिंपली कैसे करना है? 4 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 7, जितना भी डिनोमिनेटर में है कैसे करना है? डिवाइड। ओके, आप चेक भी कर सकते हो साथ साथ में, अलग से टाइम नहीं लाएंगे। तो ए है आपका 4190.48 मीटर क्यूब। दिस इज योर फाइनल वॉल्यूम। ये आपका क्या है? फाइनल वॉल्यूम। आया समझ में? नाउ कैलकुलेशन, अब वॉल्यूम से देखो, जब बलून को हम फिलअप करते हैं, मेरे सामने देखना, वो तो हो ही जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टाइम मैं जब स्टेप बोलू ना तभी आप कर देना। अब बलून को जब हम हीलियम फिलअप करेंगे तो बलून अपनी स्पेस अरेंज करेगा एयर में, यस और नो? तो जो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा बलून, उतना ही वो एयर जो है वो डिस्प्लेस होगा। होगा कि नहीं? तो अभी हमें पेलोड तो बताया था, डिफरेंस बिटवीन मास, यस और नो? मतलब कि हमें एयर का मास फाइंड करना है। किसका मास फाइंड करना है? एयर। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, वेट की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? मास भी यूज कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस इन अ बलून, बलून के अंदर कितना हीलियम गैस हम फिल कर सकते हैं? तो जितना वॉल्यूम बलून का हो। तो बलून का वॉल्यूम कितना था? 419040.8, 0.48 को क्या बोल सकते हैं? 5 भी बोल सकते हैं। दैट इज नथिंग बट वी फॉर अस। ओके, ये तो पहले से ही हमने हीलियम के लिए फाइंड कर लिया। अभी हीलियम का मास हम नहीं फाइंड करने वाले, अभी हम किसका मास फाइंड करने वाले हैं? मास ऑफ एयर डिस्प्लेस बाय बलून। तो दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ बलून एंड डेंसिटी ऑफ, अगर मुझे मास ऑफ एयर चाहिए तो मुझे कौन सी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डेंसिटी ऑफ एयर से, क्योंकि वॉल्यूम तो रिमेन सेम। तो वॉल्यूम था मेरा 4190.5 और जो डेंसिटी था वो कितना था? 1.2, जो यहाँ पे दिया गया है, यू कैन सी 1.2, है ना? तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। हो गया चेक? मतलब इतनी एयर डिस्प्लेस हुई, इतनी एयर क्या हुई? डिस्प्लेस। अगर आप ए हेडिंग लगा रहे हो तो इस स्टेप का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसके लिए है? हीलियम। तो वो हम नीचे लाएंगे। किसके लिए लाएंगे? नीचे। कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ हीलियम गैस इन अ बलून, तो उसको नीचे ले आएंगे। वॉल्यूम ऑफ बलून कितना था? V 4190.5 था। वही वॉल्यूम किसका होगा? वही वॉल्यूम किसका होगा? हीलियम गैस का, जो ऊपर किया हुआ है देखो। तो मतलब ए कैलकुलेशन कहां पे शो करना था? इधर। हम 10⁻³ में कन्वर्ट नहीं करने वाले,
भूल जाओ उसको, क्योंकि हमारे लिए मीटर क्यूब है वही, सॉरी वो मीटर क्यूब है, वो मीटर क्यूब ही है, हमें 12 डेसीमीटर क्यूब में फिर घुमाना पड़ेगा, मुझे याद आया। यहाँ पे क्या था, डेसीमीटर क्यूब, मतलब लीटर में घुमाना पड़ेगा। और बताया है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, बताया है ना। इसीलिए हमने इसको मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, मैंने बोल दिया था, लेकिन अब हम करेंगे क्योंकि आर में भी चेंज नहीं करना है इसलिए। तो ये लीटर में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, लीटर। अब प्रेशर कितना दिया था, 1.66। टेम्परेचर कितना दिया था, 27। तो 27 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 300। अगर हम मोल ऑफ हीलियम की बात करें बलून में, तो वो क्या हो गया, मास अपन मोलिकुलर मास हो गया। ओके, बट अभी हम इसको छोड़ देते हैं। आर की बात करें तो जो ऑलरेडी बार डेसीमीटर क्यूब यानी लीटर के अंदर दिया है, और मोलिकुलर मास अगर हम एक्चुअली में मास ही फाइंड करना है तो मोलिकुलर मास के आगे जरूरत पड़ेगी। तो हीलियम क्या होता है, He2He4 होता है ना। तो एक का कितना 4 ग्राम हो जाएगा, He2 मतलब एक्चुअली में 2He4 होता है, तो कितना होगा 4। आया समझ में। बट मुझे एक डाउट ये है कि ये तो 8 होना चाहिए, क्यों 8 होना चाहिए, कोई बता सकता है। क्योंकि हाइड्रोजन जैसे, एक्चुअली में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिखा है, बट हाइड्रोजन गैस नहीं आएगा, कौन सा गैस आएगा, He2। अंदर आ जाओ। He2 गैस आना चाहिए ना बेटा, यहाँ पे कौन सा गैस आना चाहिए, He2। तो एक हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, तो 2 का कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। दैट्स माई पॉइंट। तो हम है ना यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, कितना लिखेंगे, 8 ग्राम पर मोल, बराबर ना। तो उस हिसाब से हमारा वैल्यू भी चेंज होगा, 8। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, कहीं पे एटॉमिक गैस ऐसा नहीं लिखा है ना। ऐसा नहीं होता है, मैं गलती कर रहा हूं, नहीं हो गए, क्योंकि हीलियम तो इनर्ट होता है। हीलियम कैसा गैस होता है, इनर्ट। तो हीलियम तो H2 जैसे बॉन्ड बनाएगा नहीं, इसीलिए सिर्फ He होगा, क्या होगा, He। तो 4 का 4 रखेंगे, सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, H2 की जगह पे क्या आएगा, He। ओके, 4 ग्राम पर मोल, बट एक एक ग्राम में है। अगर हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो अभी नहीं करेंगे, हमें जो पूरा मास मिल जाएगा वो ग्राम में मिल जाएगा, लास्ट में हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोग्राम। तो पीवी इक्वल्स टू विच फॉर्मूला, एनआरटी फॉर्मूला। एन यानी मोल अपन मास, तो डब्ल्यू अपन एम, आरटी हुआ कि नहीं। मुझे डब्ल्यू फाइंड करना है, तो एम जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, आरटी जाएगा नीचे। तो प्रेशर कितना है, 1.66। वॉल्यूम कितना है, 4190.5 इंटू 10⁻³ 10⁻³ किस में आया, लीटर में, डेसीमीटर क्यूब में, वैसे हमें लिखते नहीं है। 4 इंटू, देखो ये 10⁻³ अभी मैंने लिया ही नहीं है, मैंने ये किस में लिया है, ग्राम पर मोल। वैसे मैं यूनिट नहीं लिखने वाला हूँ, बट याद रखेंगे। दिस इज 0.083 और दिस इज 300 केल्विन। बोलो आंसर क्या आया, 1117.47 क्रॉस 10⁻³ रहेगा मेरा, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिया है, तो वो किस में आएगा, ग्राम में। अब 10⁻³ ग्राम को ही मैं क्या बोल दूंगा, किलोग्राम बोल दूंगा कि नहीं। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1117.5 किलोग्राम। आया समझ में। ओके, अब टोटल कैलकुलेशन ऑफ बलून एंड He, मतलब अब क्या हो रहा है, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। अप टू नाउ आपने सिर्फ हीलियम का मास फाइंड किया, किसका मास फाइंड किया, हीलियम। बट बलून का भी कुछ मास है, देखो लिखा है, जो फुग्गा होता है ना, जो भी प्लास्टिक में से बनाया होता है या कहीं पे से बनाया होता है मटेरियल से, उस मटेरियल का खुद का मास कितना है, 100। और गैस का मास कितना है, यस 1117। तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल लोड कितना हो गया, 1217.5 किलोग्राम। अब हमें पे लोड फाइंड करना है। पे लोड का आपको कुछ याद नहीं रखना है, डिफरेंस बिटवीन मास डिस्प्लेस्ड एयर एंड मास ऑफ बलून। तो डिस्प्लेस एयर का मास हमने देखा था 5000 टू 8.6 किलोग्राम था, और बलून का मास कितना है 1217.5 किलोग्राम। तो जो डिफरेंस मिला वो कितना मिला, 3811.1 किलोग्राम। पूरा न्यूमेरिकल समझ में आया। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करना हो तो आपको पेलोड फाइंड करना था, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू मासेस। यस और नो, दो मासेस के बीच का क्या था, डिफरेंस था। इज इट क्लियर। तो हमने पहले एयर का मास फाइंड कर लिया वॉल्यूम ऑफ बलून से,
ओके, और उसकी डेंसिटी से, एयर की डेंसिटी से। फिर हमने हीलियम का मास फाइंड किया, पीवी इक्वल टू एनआरटी से। गॉट इट? एंड देन हमें फिर बलून का मास फाइंड किया, टोटल बलून का मास फाइंड किया, बलून प्लस हीलियम मास, एंड देन हमने दोनों के बीच का क्या लिया, डिफरेंस। आया समझ में? है ना? 1-2 मिनट दो मुझे।
ये दोनों सब किए घर से कि नहीं किए? ओके, चेक करके भेजूंगा। रेडी ना? चेक करूँ ना मैं नोटबुक? ओके गुड, करूँ ना? देखते हैं चलो। काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ध्यान दो। अप टू नाउ हमने क्या देखा? पीवी एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, विच इज सॉरी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन। कैसे डिराइव किया? कौन से तो? बॉयल्स लो, चार्ल्स लो एंड एवोग्रेडो लो, क्योंकि गैल्यूसेक डायरेक्ट यूज नहीं किया था। क्या यूज किया था? एवोग्रेडो। गैल्यूसेक एवोग्रेडो को सॉरी गैल्यूसेक को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एवोग्रेडो। ओके चलो, अब हम एजप्शंस लेते हैं, यानी कि प्रोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। यानी याद रखना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस को, या तो फिर हम गैसेस को कौन से लेवल पे एक्सप्लेन करने वाले? माइक्रोस्कोपिक, एकदम माइनर लेवल पे जाके उसको एटम एटम तक के एक्सप्लेनेशंस देने वाले, बल्क में एक्सप्लेनेशंस नहीं देने वाले। जस्ट लाइक एक रूम में हमने गैस फिलअप कर दिया, फिर उस रूम में क्या वॉल्यूम है, क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर, दैट इज बल्क क्वांटिटी। जब आपको किसी गैस का प्रेशर मेजर करना है, वॉल्यूम मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, तो आप किसी एक एटम पे ध्यान नहीं देते हो, आप पूरी सिस्टम पे ध्यान देते हो। सुन लो मेरी बात, उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक, बड़ा। ओके, जब आप एक एक एटम के लिए काम करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो। Assumptions of the kinetic molecular theory is related to the what? Atoms and molecules. यहाँ पे हम जो assumptions करने वाले वो किसके लिए करने वाले? Atom molecules के लिए। We cannot see molecules और atom, हम अपने आंखों से कभी भी molecules और atoms को देख पाते नहीं है, and so it called assumptions. Kinetic in which level? Microscopic model of gas. तो सबसे पहला एजप्शन है गैस इज वेरी कंप्रेसिबल एंड पॉइंट मासेस। गैस के एटम्स की बात करें तो पहले तो एटम्स के बीच में बहुत ज्यादा जगह है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ कंप्रेसिबल। व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर तो वो एक दूसरे के कहा आएंगे? नजदीक, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंप्रेसिबल। दूसरा, हर एक एटम का जो मास है वो कैसा है? निग्लेजिबल, पॉइंट मास मानेंगे हम उसको। तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि दैट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, लाइक एटम हो गया और मॉलिक्यूल हो गया, that are so small and so far apart on the average that the actual volume of the molecule is negligible as comparison to the empty space between them. अच्छा खासा एक्सप्लेनेशंस देना है, एकदम सिंपल वर्ड्स में भी नहीं देना है। क्या बोला पता है? इंडिविजुअल वॉल्यूम जो है ना वो एम्प्टी स्पेस से भी बहुत कम है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर इस रूम का टोटल वॉल्यूम 10 लीटर हो, रूम का टोटल वॉल्यूम कितना हो? 10 लीटर, और इस रूम में अगर मैं किसी गैस को फिलअप कर दूं, तो आपको पता है कि जिस कंटेनर में फिलअप करते हैं अप टू नाउ तो हमने उसी का वॉल्यूम लिया है, यस और नो? बट मान लो कि मैं उस गैस को कंप्रेस कर देता हूं, उसके सारे जो भी एटम्स थे ना वो एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए, और फिर उसका वॉल्यूम में मेजर करता हूं, तो वो मान लो कि 2 लीटर निकलेगा, शायद 1 लीटर भी निकले, शायद 1 से कम निकले। तो कहा 10 लीटर और कहा 1 लीटर, मतलब कि उतना ही गैस था पहले भी, उतने ही एटम्स थे, यस और नो? तो जब वो रूम में थे तब वो एक दूसरे से इतने अपार्ट थे कि बीच में कौन सी स्पेस आ गई? एम्प्टी स्पेस। दिस एम्प्टी वॉल्यूम इज वेरी लार्ज कंपेयर टू दैट वॉल्यूम ऑफ गैस। वो समझा रहा है, आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज अ पॉइंट मासेस। दिस assumptions एक्सप्लेन, जब हम ऐसा assumptions लेते हैं तब हम तभी ये समझ सकते हैं एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम ज्यादा है कंपेयर टू द गैस। वो तभी पॉसिबल है जब गैसेस के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस हो, और जब बहुत ज्यादा स्पेस हो तो हम प्रेशर अप्लाई करके वो एटम्स को एक दूसरे के कहा ला सकते हैं? नजदीक, और उसी को हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? ओके, तो दिस इज फर्स्ट एजप्शन। सेकंड एजप्शन, गैसेस एक्सपांड एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। दूसरा क्या हो सकता है? मान लो कि अगर आपने गैसेस को प्रेशराइज कर दिया है, एंड देन जब आप उसको छोड़ दोगे प्रेशर को, तो गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे। दैट मींस गैस क्या हो रहा है? एक्सपांड। अपने आप होता है कि नहीं? अपने आप वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, और उसको हम बोलते हैं एक्सपांडिंग ऑफ द गैसेस। गैसेस एक्सपांड एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। वो किसको ऑक्यूपाई करेंगे? स्पेस को। देयर इज एन, अब इसको अगर एक्सप्लेन करे तो देयर इज अ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस एट अ विच टेम्परेचर। तो हमने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था।
इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस इन द चैप्टर के स्टार्टिंग में, इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, पोलर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, लंडन फोर्स हो गया या वंडरवॉल फोर्सेस हो गया। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, ये फोर्सेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। तुम थोड़ा लेक्चर बाद में आए थे ना, इसीलिए थोड़ा तुम्हारे दिमाग में डाउट रहेगा, बट ये नाम याद रखना और रिफर कर लेना घर पे जाके। तो गैसेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होते हैं, एंड दैट्स व्हाई अगर आप इसको छोड़ देते हो, प्रेशर करोगे तो नजदीक आएंगे, बट आप प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर रिमूव कर देते हो तो वो अट्रैक्शन फोर्स ना होने की वजह से वो एक दूसरे से कहां चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। The support for these assumptions comes from the fact that gas expands. ये प्रूव हुआ है कि गैस अपने आप क्या हो सकते हैं, एक्सपांड हो सकते हैं, है ना, और उससे हमें ये एजम्पशन में सपोर्ट मिला, एंड दैट ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम। सपोज इस कहीं कॉर्नर में हमने स्प्रे को, वो जो परफ्यूम को स्प्रे किया है, तो परफ्यूम पूरे रूम में फैल जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब गैसेस अपने आप क्या हो सकते हो, एक्सपांड हो सकते हो। आया समझ में? नंबर 3, मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टेबल गैस हैविंग द फिक्स्ड शेप। अगर कोई स्टेबल गैस है तो उनके पास फिक्स शेप भी हो सकता है। अच्छा नहीं, मतलब सुनने में ऐसा लगता है कि आप गलत समझा रहे हो, क्योंकि आज तक हमने गैसेस के कोई शेप के बारे में समझा नहीं है। तो पार्टिकल ऑफ गैस आर ऑलवेज इन अ कॉन्टैक्ट एंड रैंडम इन अ मोशन, माय मिस्टेक, ऑलवेज इन अ कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। पार्टिकल्स कभी भी स्टॉप नहीं होते गैसेस के, ऑलवेज कॉन्स्टेंटली एंड रैंडमली मोशन करते रहते हैं। ओके, इफ द पार्टिकल वेर एट द रेस्ट एंड ऑक्यूपाई द फिक्स्ड पोजीशन, देन द गैस वुड हैव अ फिक्स्ड शेप। आपको ऐसा नहीं, अल्टीमेटली कान ऐसे ही पकड़ा है। दोनों सेंटेंस का मतलब समझो। पहले बोल रहा है कि गैसेस आर रैंडमली एंड कांस्टेंट इन अ मोशन, यस और नो, मतलब कि वो कभी स्टॉप रहने वाले हैं, नहीं रहने वाले, तो उनका फिक्स्ड शेप कहां से आया? क्योंकि दूसरा सेंटेंस क्या बोला है, फिक्स्ड शेप तभी है जब वो कौन सी पोजीशन में, रेस्ट। वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कभी गैस कोई स्टेप होगा, किसी गैसेस का एटम का मोशन स्टॉप होने वाला है? नहीं। ओके, विच इज, वो भी बोल रहा है विच इज नॉट ऑब्जर्व, मतलब कि फिक्स शेप नहीं है। अल्टीमेटली वही प्रूव हुआ, है ना। चलो गुड, तो हम किसी को डाउट जाए वैसा काम नहीं करेंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्टेबल गैस, ओके स्टेबल गैस लिख दिया है, दैट्स व्हाई फिक्स शेप आया। स्टेबल का मतलब क्या हो गया, रेस्ट, तभी फिक्स्ड शेप आता है, अदरवाइज फिक्स शेप आता नहीं है। गैसेस हैव इट्स ओन प्रेशर। गैसेस मॉलिक्यूल जो है उनका खुद का प्रेशर है। कैसे? सपोज इस रूम में हमने किसी गैस को फिलअप कर लिया, तो कुछ मॉलिक्यूल्स इस वॉल पे टकराएंगे, कुछ मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन करते करते इस वॉल पे टकराएंगे, कुछ इधर कुछ इधर, कुछ ऊपर कुछ नीचे, टकराते टकराते फिर टकराने के बाद वापस भी आएंगे, अंदर भी एक दूसरे के साथ टकराते रहेंगे। बट द थिंग इज व्हाट, जो वो टकरा रहे किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जब वो इस वॉल पे टकरा रहे हैं तो वो वॉल पे फोर्स लगा रहे है या ना। आप खड़े हो और मैं दौड़ के आऊं आपको टकराऊं तो मैं गिर जाऊंगा, है ना, पक्का ना। ओके, तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इधर आप गिर जाओगे, दैट डिपेंड्स ऑन आवर मास। ओके, तो कोई तो गिरेगा ना, दैट मीन्स क्या लग रहा है, फोर्स। हाँ, लेकिन हमारा वॉल नहीं गिरने वाला है, बट उसके लगेगा तो सही ना फोर्स, एंड दैट्स व्हाई दैट फोर्स पर यूनिट एरिया, हम उसको प्रेशर बोलते हैं। पर एरिया में कितना फोर्स लगता है नॉर्मली, उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो व्हेनेवर देयर इज अ फोर्स ऑन अ सरफेस, सरफेस फिल द प्रेशर। आया समझ में? लाइक बलून में क्या होता है, बलून में हम एयर फिल करते हैं, फिर उसको पकड़ के रखते हैं, तो उसके अंदर जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स है वो बलून की वॉल पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, एंड फोर्स यानी अल्टीमेटली प्रेशर। आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई इट हैव अ own pressure. Particles of the gas move in a all possible direction in a which line? Straight lines. During their motion, random motion, they collide with the each other and also with the wall of container. मैं वही समझा रहा था ना रूम का एग्जांपल लेके, कि अपने मोशन के दौरान वो किसके साथ टकराएंगे, वॉल के साथ। ओके, प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस एज अ रिजल्ट ऑफ कोलाइजन ऑफ द पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ओके, कंटेनर की वॉल की वजह से, सॉरी कंटेनर की जो वॉल है उस पे कोलाइजन की वजह से क्या क्या फील करवाएंगे, प्रेशर। ओके, चलो यहां तक क्लियर। तो द प्रेशर इज एक्साइटेड बाय द गैस एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, कोलाइजन ऑफ द पार्टिकल विद द वॉल। जो कंटेनर होता है, जो सिस्टम में हमने गैस को फिलअप किया, उसके वॉल पे गैसेस पार्टिकल फोर्स लगाएंगे, कोलाइड हो गए, एंड दैट्स व्हाई प्रेशर मिलेगा।
क्लियर? अगर प्रेशर नहीं मिलता तो बलून फूल ही नहीं पाता। ओके, बोलो को डाउट? Gases collides with each other, but their individual energies may changes, but the sum of their energies remain constant. अब क्या बता रहा है कि किसी एक कंटेनर में हमने गैसेस को फिल अप कर दिया है, तो ये गैसेस के जो मॉलिक्यूल है रेंडमली मोशन करेंगे। ड्यूरिंग दिस मोशन दे आर कोलाइड विथ ईच अदर। आया समझ में? तो उनकी खुद की एनर्जी चेंज हो सकती है। किसी ने टकराया, उसकी वेलोसिटी चेंज, कोई टकरा के स्टॉप हो गया, उसकी वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी चेंज मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज। तो ड्यूरिंग द कोलाइजन्स दे विल चेंज देयर एनर्जीज, बट द अल्टीमेटली टोटल एनर्जी इज 0, मतलब सेम, रिमेन कांस्टेंट, नॉट 0। द टोटल एनर्जी रिमेन व्हाट? कांस्टेंट। इट सीम्स लाइक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। यस और नो? सो कोलाइजन ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक। आपने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा कोलाइजन्स के टाइप्स। याद आ रहा है ना? पक्का ना? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द कोलाइजन्स, इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? इलास्टिक कोलाइजन इज दैट कोलाइजन इन विच एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इज ओबे। जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ओबे होता है उसको कौन सा कोलाइजन बोलेंगे? और जिसमें नहीं हो उसको अनइलास्टिक बोल सकते हैं। गॉट इट? और दोनों के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होगा, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे नॉन इलास्टिक हो। आया समझ में? वो हमने 5th चैप्टर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के नीचे फाइल की मतलब की पढ़ा हुआ है। एज वेल एज हम 6th चैप्टर ऑफ फिजिक्स में वापस पढ़ने वाले इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कोलाइजन्स। तो क्या कंडीशन है फॉर इलास्टिक कोलाइजन? एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन हम बता रहे हैं कि नहीं? एंड दैट्स वाई गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलाइजन्स होता है वो कैसा है? इलास्टिक। कैसा है? इलास्टिक। दिस मीन्स दैट टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिफोर एंड आफ्टर द कोलाइजन्स रिमेन सेम। आफ्टर एंड बिफोर कोलाइजन टोटल एनर्जी रिमेन सेम। देयर मे बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं तो वो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? एनर्जी एक्सचेंज। क्या होता है? Their individual's energy may going to be changed, but the sum of energies remain. मानो कि सिस्टम में 10 पार्टिकल है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो एक का दूसरे का तीसरे का चेंज हो सकता है। मानो कि एक का कम हुआ तो सामने किसी 8 नंबर का बढ़ जाएगा, फिर दूसरे का कम हुआ तो तीसरे का बढ़ जाएगा। इस तरह से होता रहता है। आया समझ में? आया ना? Okay. If there were a loss of kinetic energy, the motion of molecules will stop and gas will settle down. मानो कि अगर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का कम होता, मैं ये समझा रहा था कि अगर एक का कम हो रहा है तो 8 नंबर का बढ़ जाएगा, उसमें 2 का कम हुआ है तो चौथे का बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर किसी का एनर्जी कम हो रहा है तो कोई एनर्जी क्या कर लेगा? गेन। एंड दैट्स बाय दिस मीन्स द टोटल एनर्जी रिमेन सेम। टोटल एनर्जी चेंज होने वाला नहीं है। मानो कि अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाता तो धीरे 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 करके सारे मॉलिक्यूल्स की मोशन क्या हो जाती? स्टॉप। टकराते 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 वो क्या हो जाते? स्टॉप। अगर स्टॉप हो जाते तो गैस तो सेटल डाउन हो जाता, लाइक सॉलिड जिसको हवा में रखो सीधा नीचे चला जाता है। यस और नो? तो गैसेस एटम्स भी क्या होते? सेटल डाउन हो जाते। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है? ऐसा दिख रहा है कभी? हुआ? नहीं हुआ। ओके।
सो दैट मीन्स कि एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, क्योंकि हमने ऐसा सोचा था उल्टा कि इफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी देयर molecules will stop and gases will settle down, and this contrary to what the actually observed. जो हम समझ रहे हैं उसका कॉन्ट्रेटरी मतलब अपोजिट है, इसीलिए हमारा ये एजप्शन गलत है और इसीलिए काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट. द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द स्पीड रिमेन कांस्टेंट एट द विच टेम्परेचर? पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पीड का वो क्या रहता है? कांस्टेंट. At any particular temperature या any particular time, different particles of the gas have a different speed and hence different kinetic energies. अलग अलग पार्टिकल्स के पास स्पीड कैसी होगी? अलग अलग. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इस रूम में जितने भी गैसियस एटम्स लिए हैं तो वो गैसियस एटम में सबकी स्पीड सेम हो. सपोज मैंने यहाँ पे 1 मोल हीलियम गैस लिया है, मतलब कि 6.022 क्रॉस 10⁻23 हीलियम एटम है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि सबकी सेम स्पीड होगी. किसी की ज्यादा है तो किसी की क्या है? कम. ओके, एंड दैट्स व्हाई हैव एवरीवन हैज अ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv². हाँ, हीलियम गैस के एटम है तो मास सेम रहेगा लेकिन स्पीड क्या रहेगी? डिफरेंट. एंड दैट्स व्हाई क्या चेंज होने वाला है? एनर्जी. क्या चेंज होने वाला है? एनर्जी. दिस एजप्शन इज रीजनेबल बिकॉज एज पार्टिकल कोलाइड वी एक्सेप्ट देयर स्पीड टू चेंज. ओके, अब हम समझ सकते हैं कि अगर ये रीजन भी रीजनेबल है. क्यों? हमने बोला कि सबकी स्पीड सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी. ये रीजन भी क्यों? क्योंकि जब वो कोलाइड होते हैं, कोलाइड होने के बाद किसकी स्पीड बढ़ेगी किसकी कम होगी वो हम नहीं बोल सकते. दैट डिपेंड्स कि किस तरह से वो कोलाइड हो रहे हैं. आया समझ में? एक्सीडेंट तो सबने देखे होंगे. एक्सीडेंट मतलब वो कोलाइजन्स. कभी बाइक वाला इधर घूम जाता है, कहीं वो उधर घूम जाता है, हमने वीडियोस देखे हुए. कोलाइजन्स के बाद फिक्स नहीं होता कि कौन से ऑब्जेक्ट को क्या वेलोसिटी मिलेगी. आया समझ में? इसीलिए यहाँ पे जब गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं तो कोलाइड होने के बाद सबकी मॉलिक्यूल जो वेलोसिटी है वो सेम डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती. एंड दैट्स व्हाई हम इस एजप्शन को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि सबकी एनर्जी क्या है? डिफरेंट. ओके, इवन इफ इनिशियल स्पीड ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाज सेम. मान लो कि हम पहले गैस को लेते हैं स्टार्टअप में और सबकी स्पीड क्या दे दे? सारे मॉलिक्यूल्स की सेम. अगर हमने 1 मोल लिया है तो 6.022 क्रॉस 10⁻23 की सेम. लेकिन जैसे हमने फ्री छोड़ दिया गैस को, अब वो गैसेस एटम्स एक दूसरे के साथ अंदर अंदर क्या करेंगे? कोलाइड. और कोलाइड करेंगे तो उनकी स्पीड अब क्या हो जाएगी? इवन डायरेक्ट पहले स्टार्टिंग में सेम हो फिर भी चेंज हो जाएगी. द मॉलिक्यूलर कोलाइजन्स विल डिस्टर्ब दिस uniformity and consequently the particle must have that different speeds and which go on changing constantly. It is possible to show that though the individual speeds are changing, the distribution of the speed remain constant. यहां से हमें ऐसा पता चला कि इंडिविजुअल स्पीड है वो चेंज हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है, लेकिन फिर जितनी कम होने वाली है उतने सामने दूसरे मॉलिक्यूल्स की बढ़ने वाली है. एंड दैट्स व्हाई टोटल रिमेन सेम. टोटल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. आया समझ में? इट इज पॉसिबल टू शो दैट थो individual speed are changing, the distributions of the speed will remain constant at a particular temperature. हाँ, टेम्परेचर चेंज करोगे तब कांस्टेंट रहेगा. इफ यू आर इंक्रीज द टेम्परेचर तो टोटल एनर्जी बढ़ेगा. इंडिविजुअल तो बढ़ने वाला ही है, टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा. टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है. ऑन हीटिंग द गैस काइनेटिक एनर्जी कोलाइडेंस एंड द प्रेशर इंक्रीज. अगर हम गैस को हीट करते, देखो आया मैंने क्या बोला? इफ यू आर इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी भी क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है. प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, कोलाइजेंस भी इंक्रीज हो गए. क्यों? समझते हैं. मॉलिक्यूल हैज अ वेरिएबल स्पीड देन इट मस्ट हैव अ वेरिएबल. आगे के पैराग्राफ में डिफरेंट स्पीड डिफरेंट एनर्जी लिखा था, यहाँ पे डिफरेंट की यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है? वेरिएबल. इंडिविजुअल वेरिएबल स्पीड होता है, अलग अलग स्पीड होता है तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगा. अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस वी कैन टॉक अबाउट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी. पता है जब चीजें चेंज होती रहती है तो हम क्या बोलते हैं? एवरेज वर्ड्स. जैसे मार्कशीट में अलग अलग होते हैं, मैथ्स में पूरे होते हैं, फिजिक्स में थोड़े कम होते हैं, केमिस्ट्री में उससे भी कम होते हैं. इसलिए फिर क्या निकल के आता है? एवरेज, परसेंटेज निकल के आता है. तीनों का समेशन डिवाइड बाय टोटल इनटू 100. तीनों का समेशन डिवाइड बाय टोटल, दैट इज एवरेज. तो जब यहां पे भी इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो हमें कौन सी एनर्जी लेनी पड़ेगी? बोलो, एवरेज. ओके. In the kinetic theory, it is assumed that average kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to which temperature?
एब्सोल्यूट। याद रखना है, दिस इज द एजम्पशंस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस। और यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में आता है, एब्सोल्यूट, मतलब टेम्परेचर इन अ केल्विन। आया समझ में? और सिंपल सा, इसका सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूं कि अगर आप चल के आ रहे हो, वॉक करके आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो, वॉक, तो क्या आपको पसीना होगा? पसीना होगा? हाँ चलो कोई बात नहीं, होगा तो होगा, समझ रहे हैं। बट आप अगर रन करके आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो, रन, तो दोनों में किस में पसीना ज्यादा होगा? बस अब तो होगा ही होगा। अब आप बताओ, पसीना दैट मीन्स व्हाट, स्वीटनिंग मतलब व्हाट, हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, यू फील हॉट व्हेन यू रन, यस और नो? आपकी बॉडी इनसाइड से आपको लगेगा कि गर्म हो गया, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, हाँ या ना? व्हाट इट इंडिकेट्स, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, टेम्परेचर गोइंग टू बी इंक्रीज, सिस्टम टेम्परेचर गोइंग टू बी इंक्रीज। तो वही चीज हुआ, जब आप किसी गैस को सिस्टम में फिलअप करके उसका टेम्परेचर क्या करते हो, इंक्रीज, तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना? सो दिस इज द थिंग। It is seen that on a heating the gas at a constant volume and pressure, constant volume pressure also. सपोज इस रूम में हमने गैस फिलअप किया, अब मैं रूम को बाहर से हीट कर रहा हूं, तो अंदर के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मतलब वो रैंडमली मोशन करने लगेंगे। पहले जो 10-15 टकराते थे, अब वही टाइम में 20-25 टकराने लगेंगे। किसको? वॉल ऑफ द सिलेंडर। एंड दैट्स वाई प्रेशर इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? तो समझ में आया, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर क्यों बढ़ता है, हाई या ना? ड्यू टू द मोर कोलाइजन्स ऑफ द गैसेस पार्टिकल विद द सिलेंडर सरफेस या सरफेसेस ऑफ द विसल्स, जिसके अंदर उनको फिलअप किया है। क्लियर हुआ आइडिया, हाई या ना? ऑन हीटिंग द गैस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, दे स्ट्राइक द वॉल ऑफ कंटेनर मोर फ्रीक्वेंटली एंड thus exerting a मोर प्रेशर। कम टाइम में ज्यादा बार उसको कोलाइड करेंगे, फोर्स बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। काइनेटिक और ओके, तो यहां तक की बातें हो गई काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। काइनेटिक थ्योरी गैसेस में कौन से एजम्पशंस थे? पहले हमने देखा कंप्रेसिबल एंड पॉइंट मासेस, सबको एक्सप्लेन करना है। एक्सपांड एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, molecules of stable gas have a fixed shape, own pressure, individual energies may be changes but the sum of energy remain constant, distribution of the speed remain constant at a which temperature, particular temperature, यानी यहाँ पे टेम्परेचर रिलेटेड थोड़ी बातें आई थी। एंड इफ टेम्परेचर चेंज मतलब कि ऑन हीटिंग काइनेटिक एनर्जी, कोलाइजन एंड प्रेशर all are going to be increased. This all are the assumptions with explanation. Uses कहाँ है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हम कहाँ पे यूज करते हैं? तो that allow us to derive theoretically all the gas flow studied in the previous section. Theoretically सारे गैस हम डिराइव कर सकते हैं जो हमने प्रीवियस सेक्शन में डायरेक्ट पढ़ा था। बॉयल लो उसका स्टेटमेंट पढ़ा, देन आगे बात किया। चार्ल्स तो उसका सेक्शन स्टेटमेंट पढ़ा, देन आगे बात किया। बट यू कैन डिराइव दिस लो थ्रू यूजिंग विच थ्योरी, kinetic theory of the gases. Calculation and predictions based on kinetic theory of the gases agree very well with the experimental observation and thus establish the correctness of this model. अगर हम यहाँ से calculations करते हैं, जो रिजल्ट हमें मिलते हैं वो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ मैच हो रहे हैं, मतलब कि अल्टीमेटली ए थ्योरी क्या है, करेक्ट है। आया समझ में? बट फिर भी उसकी कुछ लिमिटेशन है जो हम आगे पढ़ेंगे। याद रख, तो मैं आज यहाँ तक ही रखता हूँ, कल 36 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ओके, काफी कुछ चीजें पढ़नी है, काफी कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं, अच्छे से याद रखने हैं। ओके, तो कल मिलेंगे, तब तक सबको गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।